पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सीरीज का ये पार्ट 4 आपका रहने वाला है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आगे जिनके आने की संभावना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान से संबंधित है। इसमें आपका आर्टिकल दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जामिनर जो होता है ना वो हमें घुमाने के लिए जैसे आपको अलग अलग आर्टिकल दे देता कि यहाँ पे 110 दे देता और 280 दे देता और आपका 60 दे देता, 61 दे देता, तो उसमें आपको क्या होता है कि एलिमिनेट करने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया 73, 74, 75, 76, एक सेकेंड के लिए हर किसी का दिमाग कंफ्यूज हो सकता है चाहे किसी ने कितना ही पढ़ा हो। तो आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करूँगी कि तो साथ में आपका इसका आंसर भी टाइप करते जाना है ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर है, आर्टिकल 75। साथ में आप रिवाइज कीजिए, आर्टिकल 75 में आपका जो वर्णन है भारतीय संविधान में आर्टिकल 75 में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, इसका वर्णन है। क्लियर। सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली जो है वो मौलिक सिद्धांत तो उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है जो कि किसमें वर्णित है, आर्टिकल 75 में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो हम क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये। किसने कहा कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? कौन? कांग्रेस। किसने यह कथन दिया कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो लॉर्ड डफरिन कौन है पहले तो आप ये बताइए। और दूसरी बात, इसमें आपके ऑप्शन जो दिए हैं, ऑप्शन ए आपका है बाल गंगाधर तिलक जिनको हम बोलते हैं बीजी तिलक, और दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या है ये आप कमेंट करके बताइए। और ऑप्शन सी आपका है लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जो जिनका टाइम पीरियड आपका है 1865 से 1928 तक, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है यंग इंडिया। क्या है पुस्तक का नाम? यंग इंडिया। कब लिखी है? 1916 में लिखी है। तो उन्होंने इसमें बताया कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। ठीक है, लॉर्ड डफरिन कौन है ये आपको कमेंट करना है। अब आपको एक और क्वेश्चन आपका आर्टिकल से दिया गया है कि आर्टिकल 352 में भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति, आपको पता है ना, हाँ भारत में एक बार क्या हुआ था, इमरजेंसी लगी थी। कौन सा ईयर था वो? 1975। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में पहली बार यहाँ पे हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। तो उसमें एक शब्द जो था आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आंतरिक अशांति, जैसे कि आपको आंतरिक अशांति शब्द का अर्थ ये है कि कहीं भी हमारे देश के किसी भी हिस्से में, जैसे आप देखते हो आए दिन कभी किसान आंदोलन होते हैं, कभी शिक्षक संघ का होता है, कभी छात्रों का होता है, तो ये सब क्या है, एक तरीके से आंतरिक अशांति है। लेकिन उसकी इस जगह पर, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जगह जगह अशांति फैल रही थी और उसकी वजह से इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया था, 1975 में आपातकाल लगा दिया था, जिसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक अमेंडमेंट लाया गया, संशोधन लाया गया। वो संशोधन आपको कौन सा था? जिसके देखो एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि आंतरिक अशांति की जगह क्या चेंज किया गया, तो इसका आंसर आपका होगा सशस्त्र विद्रोह। अब आपको ये कमेंट करना है कि कौन से आपका संशोधन द्वारा इसको चेंज किया गया। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए आपका है 35वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन, सी है 44वां संविधान संशोधन और डी है आपका 52वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन आप इस तरीके से फ्रेम करेंगे कि पहली बात तो 44वें संविधान संशोधन में आपका क्या क्या है, और दूसरी चीज़ आर्टिकल 352 का संबंध किस संशोधन से है, तीसरी चीज़ आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह का संबंध किस चीज़ से है, क्या इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी कब लगाई गई, ये सब क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यदि भारत की अथवा इसके किसी भी भाग में क्या होता है कि सुरक्षा या युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण होता है, तो इसको क्या माना जाएगा, सशस्त्र विद्रोह माना जाएगा। तो आर्टिकल 352 में ये बताया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है यदि वह समझे कि इनका आशंका है, मतलब उसका
जो कारण है उससे खतरा हो सकता है। प्रारंभ में संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था। देखो हमारा मौलिक राइट है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएं, हड़ताल करें, ये सब आपको पता है। तो इससे क्या हो रहा था कि हमारे उस अधिकार का हनन हो रहा था, जिससे कि हम अपनी विचार अभिव्यक्ति को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम पे जो आपका आपातकाल लग गया था, उसके बाद ही लोगों ने इसमें विचार किया और उसके बाद किया संशोधन हुआ। ठीक है, संशोधन कौन सा था आपका? 1978वां संशोधन था। और कब हुआ? ये आपका 1978 में हुआ। संशोधन कौन सा था? 44वां संशोधन था। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर आपका हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो सशस्त्र विद्रोह क्या है और आंतरिक अशांति क्या है, ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे आपको। और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो ये आपका है, भारत के संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी या दल बदल निषेध संबंधित प्रावधान है? तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। देखो ऑप्शन जो है आपके कैसे एलिमिनेट आप करोगे, फर्स्ट अनुसूची में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। फिर आपको इतनी सारी अनुसूची दी हैं, उसमें से कोई तो आपको पता ही होगा ना, तो उस हिसाब से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर याद है तो सही है। तो इसका ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। और ये आपका संशोधन हुआ था 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1985 में ये किया गया था संशोधन आपका दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत। क्योंकि आपको पता है कि भारत क्या है, जैसे अमेरिका में 2 दल हैं, चाइना में 1 दल है और बहुत सारे देश में 2 दल हैं, लेकिन भारत में क्या है? दल है। दल का मतलब समझते हैं? दल का मतलब है कि बहुत सारे दल हैं, बहुदलीय प्रणाली हमारे देश में है। तो इसके चलते बहुत सारे दल हो गए हैं और आए दिन नेता जो हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे उनकी थिंकिंग मैच नहीं करती है तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच करते रहते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये आपका संशोधन किया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और इस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम है, जिसके द्वारा विधायकों अथवा सांसदों को सदन के किसी अन्य सदन की याचिका के आधार पर विधानसभा या संसद के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, और उसका निर्णय अंतिम होता है। यह कानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको व्यक्ति दिए हुए हैं जो हमारे राजनीतिक दार्शनिक है, वो दिए गए हैं, थिंकर दिए हैं, और यहाँ पे आपको मैच करना है कि वो किससे संबंधित है। तो सबसे पहले आपका हेगल है, सेकंड आपका ऑस्टिन है, थर्ड आपका मैकाइवर है और फोर्थ आपका गार्नर है। इसी तरीके से एक आपका जो है न्यायिक है, समाजशास्त्री, विवरणात्मक और तत्वशास्त्री। तो यहाँ पे ABCD एक सूची दी गई है, सेकेंड सूची आपकी 1 2 3 4 दी गई है। तो ये ऑप्शन ए जो है आपका, देखो हीगल आपका किससे संबंधित है? तत्वशास्त्री क्या वो कहते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा आपका 4। ऑस्टिन क्या है? ऑस्टिन के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, उसकी बुक्स बताई थी और संप्रभुता से संबंधित उसका कॉन्सेप्ट बताया था। तो ऑस्टिन किससे संबंधित है? जुडिशियल से, न्यायिक से। और मैकाइवर आपका समाजशास्त्री है, आपको पता ही है, मैकाइवर हो गया, दुर्खिम हो गया, ये सब आपके क्या हैं? समाजशास्त्री हैं। और गार्नर जो है डिस्क्रिप्टिव है, ये विवरणात्मक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। इसमें और कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये सब एलिमिनेट करने वाली बात है। अगर आप डीप में स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इसमें एक पॉइंट आपको दिया है, सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है। यह कथन इंगित क्या करता है? देखो आपको ये राज्य के बारे में पूछा गया है, किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, पहले तो आपको वो पता करना है। तो ये आपको पूछा गया है कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में, तो ये कौन से आपके अलग अलग, जैसे आपके कल्याणकारी राज्य के समर्थक हो गए, सर्वाधिकारवादी हो गए, प्रजातांत्रिक हो गए और वर्ग व्यवस्था वाले। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? वेलफेयर स्टेट, जिसको हम बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं ये आप हमें बताइए यहाँ पे। और बी आपका है सर्वाधिकारवादी, सी है डेमोक्रेटिक स्टेट, डी है क्लास स्ट्रक्चर यानी कि वर्ग व्यवस्था। अब कल्याणकारी राज्य से कौन कौन संबंधित हैं ये बताइए। और सर्वाधिकारवादी
राज्य इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्रजातांत्रिक राज्य आपको पता है, और वर्ग व्यवस्था का संबंध आपका किससे है आपको बताइए। कार्ल मार्क्स का संबंध आपका वर्ग व्यवस्था से है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि सर्वाधिकारवादी राज्य वह राज्य है जो राज्य की शक्ति को एक ही जगह केंद्रित करने में विश्वास करता है और लोगों के जीवन के सभी पक्षों पर पूर्ण या लगभग पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का समर्थन करता है। इसीलिए ये जो आपका कोटेशन है ये यहाँ पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे विद्वान दिए गए हैं आपको, और आपको ये बताना है कि कौन सा विद्वान किससे संबंधित है। देखो 3-4 आपके यहाँ पे दिए गए हैं। ये सारे आपके PYQ हैं, ईयर भी आपको मैं बताऊंगी साथ में। थेसिमिरकस का कथन क्या है? बौद्धा, TH ग्रीन और माओ। यहाँ पे ऑप्शन 1 का ए ही आपको दिख रहा होगा, तो ये राइट आंसर है। थेसिमिरकस जो है न्याय शक्तिशाली का हित है। बौद्धा आपका किससे संबंधित है बताइए। माओ क्या कहता है? माओ कहता है कि शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है उसका। TH ग्रीन का भी ये महत्वपूर्ण कथन है कि राज्य की जो आधार है राज्य का, वो शक्ति नहीं वरन इच्छा है। किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है ये, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब बौद्धा यहाँ पे आपके संबंधित है। अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, न कि राज्य। ठीक है, यहाँ पे बौद्धा इसका राइट आंसर आपका देखो ABCD का जो है 1 2 3 4 ही इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 35 में आपका बताया गया कि नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी हर्बर्ट साइमन, सी आपका हेनरी फ्योर और डी है विंसेंट डी गार्नर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था ऑप्शन डी राइट आंसर है, विंसेंट डी गार्नर ने। तो उन्होंने 1746 में इसका प्रयोग सबसे पहले किया है। और फ्रेंच में ब्यूरो शब्द का अर्थ होता है डेस्क। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है कि ब्यूरो का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और क्रेसी का अर्थ क्या होता है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह करती है, यह बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है। तो क्या कहा है, किसने कहा है, ये याद रखना है। मैक्स वेबर जर्मन समाजशास्त्री हैं जिन्होंने नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किया है। और हर्बर्ट साइमन जो है, इनका संबंध क्या है, निर्णय निर्माण सिद्धांत है। और एक और महत्वपूर्ण कोट आपको यहाँ पे दिया गया है कि किसने यह कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है या विपर्याय है। विपर्याय का मतलब क्या होता है, विलोम होता है, विरोधी होता है। तो ऑप्शन ए लॉक, बी लास्की, सी हॉब्स, डी सीले। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीले। सीले का कहना है कि स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्रता जो है अतिशासन का विलोम है या विरोधी है। लॉक का कथन है स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रणों का अभाव है। और वहीं लॉस्की का कथन है स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, बंधनों का अभाव है। 37 क्वेश्चन की बात करें तो आपके यहाँ पे भारतीय एक्ट दिए गए हैं और किस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ ये बताना है। ये तो हर किसी को आता होगा। ऑप्शन ए आपका है 1909 भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, या 1935 का भारत शासन अधिनियम, या 1947 का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसके द्वारा द्वैत शासन लागू किया गया। तो द्वैत शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कर्टिस ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है, और जो कि एक अंग्रेज थे। इन्होंने केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना भारत में जो हुई है 1935 में हुई है, लेकिन जो राज्यों में हुई है ना वो 1919 है। तो यहाँ पर राज्य के बारे में पूछा गया है और केंद्र के बारे में पूछा जाए तो 1935 हो जाएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।